समाज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या हम समाज को एक वैज्ञानिक की नज़र से देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट किसी एटम या प्लैनेट को देखता है? या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? चलिए आज समाजशास्त्र की इसी सबसे बड़ी बहस में उतरते हैं और एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट प्रत्यक्षवाद का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का मुख्य सवाल, प्रत्यक्षवादी पद्धति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है। असल में ये सवाल समाजशास्त्र की बुनियाद से जुड़ा है और इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके हर पहलू पर गौर करना होगा। इसकी ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं? तो हम इस सवाल के जवाब तक पहुंचेंगे कैसे? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये प्रत्यक्षवाद है क्या चीज और ये आया कहां से। फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं और हाँ, इसकी जो जबरदस्त आलोचना हुई उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समाजशास्त्र में इसकी क्या जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रत्यक्षवाद आया कहां से। इसकी कहानी शुरू होती है ऑगस्ट कॉम्टे के एक बहुत बड़े सपने से। उनके मन में एक क्रांतिकारी सवाल था, क्या हम समाज को भी ठीक उसी तरह समझ सकते हैं जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझा था? क्या समाज के भी अपने कुछ पक्के नियम हो सकते हैं? बस इसी एक सोच ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने की नींव रख दी। तो आखिर ये प्रत्यक्षवाद है क्या? इसका फंडा आप कह सकते हैं बहुत सीधा है। जिस चीज को आप देख या माप नहीं सकते वो विज्ञान नहीं है। इसका मानना था कि समाज का अध्ययन हवाई बातों या फिलॉसफी पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही भरोसेमंद रास्ता है, वैज्ञानिक तरीका, जहां हर बात को सबूत के तराजू पर तौलना पड़ेगा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण किन पिलर्स पर खड़ा है? इसके कुछ मुख्य स्तंभ हैं। पहला, वस्तुनिष्ठता, मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसे अपनी पसंद नापसंद, अपने विचार सब कुछ बाहर रख कर आना होगा, एकदम न्यूट्रल। दूसरा, अनुभवजन्य ज्ञान, यानी ज्ञान वही है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, महसूस कर सकें, जिसका कोई सबूत हो। और ये सब हासिल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। और इन सब का मकसद क्या है? मकसद है समाज के लिए यूनिवर्सल लॉज बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर सवाल ये है कि इस अप्रोच से फायदा क्या हुआ? समाजशास्त्र के लिए ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित हुआ? चलिए अब जरा इसके फायदों पर नजर डालते हैं। तो इस वैज्ञानिक सोच से समाजशास्त्र को क्या हासिल हुआ? सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि समाजशास्त्र को एक इज्जत मिली, एक साइंस का दर्जा मिला। अब यह सिर्फ फिलॉसफी की एक ब्रांच नहीं रह गया था। दूसरा, इससे जो रिसर्च के नतीजे आते थे वो ज्यादा भरोसेमंद हो गए, क्योंकि उसमें रिसर्चर की अपनी राय शामिल नहीं होती थी। एमिल दुर्खीम का जो आत्महत्या पर क्लासिक काम है वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आंकड़ों से ये साबित किया कि आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। और सबसे बड़ा फायदा, ये उम्मीद जगी कि हम सामाजिक समस्याओं को समझ सकते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए बेहतर पॉलिसी भी बना सकते हैं। लेकिन क्या हर चीज को नापा तौला जा सकता है? जल्द ही लोगों को इस चमकते हुए वैज्ञानिक मॉडल में कुछ दरारें दिखने लगीं। सवाल उठा कि क्या इंसान और समाज को किसी लैब में रखे केमिकल की तरह समझा जा सकता है? शायद नहीं। तो फिर इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? और यहीं सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। देखिए, इंसान कोई एटम या मॉलिक्यूल नहीं है। हमारे पास सपने हैं, डर हैं, प्यार है, नफरत है। हमारे हर काम के पीछे एक मतलब होता है और यहीं पर प्रत्यक्षवाद थोड़ा कच्चा पड़ जाता है। ये इंसानी भावनाओं को, उनकी सोच को, उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे मापेगा? ये इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। ये समाज को एक मशीन की तरह तो देखता है, पर यह भूल जाता है कि इस मशीन के पुर्जे यानी हम इंसान सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। और देखिए, जब एक थ्योरी में कमियां होती हैं तो नई थ्योरीज जन्म लेती हैं और यहीं से सोशियोलॉजी की कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब मैदान में आते हैं प्रत्यक्षवाद के आलोचक। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या कहना था। यहाँ पर दो अलग अलग खेमे साफ दिखते हैं। एक तरफ है प्रत्यक्षवाद जो पूछता है क्या हो रहा है और कितना हो रहा है। दूसरी तरफ है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण जो पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है। मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने कहा, रुको, सिर्फ आंकड़े गिनने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने वर्स्टेहन का कॉन्सेप्ट दिया जिसका मतलब है गहरी समझ। हमें लोगों के नजरिए से दुनिया को देखना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके लिए इंसान कोई बेजान डेटा पॉइंट नहीं बल्कि एक जीता जागता सोचने वाला इंसान है।
चलिए इस पूरी बहस को एक उदाहरण से और साफ करते हैं। मान लीजिए हमें अपराध को समझना है, तो एक प्रत्यक्षवादी क्या करेगा? वो सीधा आंकड़ों पर जाएगा। वो देखेगा कि किस शहर में कितने जुर्म हो रहे हैं, कौन से जुर्म ज्यादा हैं, क्या गरीबी और अपराध में कोई कनेक्शन है। उसका पूरा फोकस होगा पैटर्न और कारण परिणाम के रिश्ते पर। लेकिन एक आलोचनात्मक विचारक आएगा और वो एक बिल्कुल अलग सवाल पूछेगा। वो कहेगा, एक मिनट, ये आंकड़े देखने से पहले ये तो बताओ कि अपराध तय कौन करता है? जिस चीज को आज हम अपराध कह रहे हैं, वो नियम बनाया किसने है? क्या कानून सच में सबके लिए एक जैसा है? ये नजरिया, जो मार्क्सवाद जैसी सोच से प्रभावित है, वो सिर्फ आंकड़े नहीं देखता, वो आंकड़ों के पीछे का पावर गेम और सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाता है। तो एक तरफ है आंकड़ों की दुनिया, दूसरी तरफ है मतलब और समझ की दुनिया। तो सवाल ये है कि आज का समाजशास्त्र किस तरफ है? क्या कोई एक टीम जीत गई? जवाब इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज ज्यादातर समाजशास्त्री मानते हैं कि हमें दोनों की जरूरत है। सोचिए, प्रत्यक्षवादी डेटा हमें समाज का एक बड़ा साफ सुथरा नक्शा देता है। वो बताता है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है, लेकिन व्याख्यात्मक तरीके उस नक्शे में रंग भरते हैं। वो बताते हैं कि उस सड़क पर चलने वाले लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कहानियां क्या हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। नक्शा भी चाहिए और नक्शे में बसी कहानियां भी। और इसी संतुलित अप्रोच का नाम है मिश्रित पद्धति या मिक्स्ड मेथड। मतलब दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को मिला दो। मान लीजिए एक रिसर्चर ने एक सर्वे किया और पता चला कि 70% स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं। ये क्या है? ये है प्रत्यक्षवादी डेटा। ये हमें क्या बता रहा है? लेकिन फिर वो रिसर्चर उन स्टूडेंट्स में से कुछ से जाके मिलता है, उनसे घंटों बात करता है, उनकी कहानियां सुनता है। ये हमें क्यों बताता है? ये व्याख्यात्मक हिस्सा है। जब क्या और क्यों मिल जाते हैं, तब जाकर हमें असली तस्वीर मिलती है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ गए। देखिए, प्रत्यक्षवाद ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी आलोचना ने हमें यह सिखाया कि इंसान और समाज सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। तो समाज का अध्ययन ये शायद हमेशा एक विज्ञान और एक कला का संगम ही रहेगा। इसलिए अगली बार जब भी हम समाज के बारे में कोई आंकड़ा पढ़ें या कोई बात सुने, तो हमें हमेशा खुद से ये पूछना चाहिए कि हम सिर्फ गिन रहे हैं या वाकई में समझ भी रहे हैं।